नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। अभी जब प्रीलिम्स हुई उसके बाद से कई सारे कॉल्स आने लगे, कई सारे क्वेरीज आने लगे रिलेटेड टू कि सर ये अभी 2.5 महीने में मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस कि ये 2.5 महीने में प्रिपरेशन और उसमें मैं आईएएस निकालूंगा, कोई पोस्ट निकालूंगा, ऐसे जो हम सोचते हैं, हमको लगता है कि मैं कुछ मास्टर प्लान लेके आऊँगा और वो सब। सी देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ रूल, थंब रूल कोई नहीं है यूपीएससी का, ये सब हम जानते हैं। बस कुछ स्ट्रेटेजीज़ है, सिस्टम है, अगर कुछ प्रोसेस है जिसको अगर हम अपनाते हैं, अगर वो थोड़ा सा उसकी हैबिट लगाते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसके बाद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्क्स मिल जाएंगे। अभी यूजुअली जो स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि बहुत क्वेरीज पूछते हैं और कहते हैं कि सर अभी शॉर्टकट बताइए, इतने सारे नोट्स है, इतने सारे फिलोसोफर्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे ये भी पढ़ना है क्या, मैं रेफरेंस बुक्स भी पढ़ूँ क्या। सी रिगार्डिंग द बुक लिस्ट, रिगार्डिंग व्हाट इज़ टू बी रीड और नॉट, और किस प्रकार से वो करना है। जब आपको थोड़ा समय होता है प्रीलिम के पहले, जब 1 साल भर पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो उस वक्त के लिए कैसे आप फिलोसॉफी ऑप्शनल की पढ़ाई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उसके लिए काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया है, लाइक किया है, और बहुत सारे लोग उससे प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। नाउ द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आप सबको एक ऐसे प्रोसेस को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ जो 3 लेयर्स में अगर आपने एग्जीक्यूट की, रिगार्डिंग द ऑप्शनल, रिगार्डिंग द जीएस, तो मैं इतना पक्के से कह सकता हूँ आपको कि एटलीस्ट आप उस कंपटीशन में एंटर करोगे जहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स, जिनको हम शायद सिर्फ टॉपर बनने के बाद ही देखते हैं या जानते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं या बोलते हैं, बट अदरवाइज उस कंपटीशन में विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ कि आपके कंपटीशन में कौन है अक्रॉस द कंट्री, यू कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर जोन जो सही में पोस्ट निकालने वाले लोग होते हैं। नाउ यूजुअली ये जो मेथड हम बताते हैं, किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बहुत यूजुअल है, कॉमन है, इसमें करना क्या है, बट जब हम इस प्रोसेस को करने जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसके जो चैलेंजेस है वो कैसे है, और इसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करता है। यूजुअली हम लोग जो थोड़े रिपीटर्स होते हैं, जो 2-3 साल से 5 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक की है। जो भी ऐसा व्यक्ति है या जो भी थोड़ा रिग्रेट फील करता है अपने प्रिपरेशन के बारे में कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मैंने इनके पास क्लास नहीं लगानी चाहिए थी, मैंने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उन सारे स्टूडेंट के लिए जो इस साल की प्रीलिम क्रैक कर रहे हैं और इस साल की मेंस लिखने वाले हैं, उनके लिए ये कोट है। ये कोट एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और पास्ट लाइफ को ना न्यूट्रलाइज करके आने वाले लाइफ के लिए डिसीजंस ले और उसके लिए आप कर्म करें। हम फिलोसॉफी के स्टूडेंट्स हैं, हम इस सारी विशेषताओं को जानते हैं अपनी लाइफ के, तो फिर भी अगर हम खुद के लाइफ में ऐसे डिसीजंस अगर लेके कंफ्यूज होते हैं या हमको उसका रिग्रेट होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी इस प्रिपरेशन का। आने वाले और साल कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद दी कि किस प्रकार से ये 3 स्टेप मेथड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये 2.5 महीनों के लिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, डेफिनेटली ये एक बस तरीका है जो बहुत सारे टॉपर्स अपनाते हैं। दे वर्क ऑन दैट, दे मेक श्योर कि मैं इस पे काम करूँ और उसके बाद में उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट्स द ओनली थिंग दैट दे हैव विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। ओके, सो वो जो 3 स्टेप मेथड जो मैं आपको या प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी कॉमन सी है, जो हम में से कई सारे लोग जानते भी हैं उसको शायद। बस मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि जिस प्रकार से हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप्स है टेकिंग नोट्स। ये जो नोट्स मैं कह रहा हूं, ये मैं फ्लेक्सी नोट्स की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सी नोट्स। नाउ व्हाट इज दिस फ्लेक्सी नोट्स मींस? स्टूडेंट पूछते हैं सर ये फ्लेक्सी नोट्स का प्रकार तो सुना है मैंने कि बहुत शॉर्ट में बच्चे स्टूडेंट नोट्स निकालते हैं, कैसे क्या वो उतना कर सकते हैं, राइट? मैं उसके बारे में एक वीडियो मैंने क्लास में शूट की है, जो कैसे हम जो हमारे क्लास नोट्स है या किसी भी आप सब्जेक्ट मैटर को रेफर कर सकते हो फॉर दी स्टडी मटेरियल या रेफरेंसेस बुक्स है, तो अगर मैं पूरे 2 पेजेस का अगर सिर्फ 2 या 3 लाइन में अगर नोट्स निकालने हैं मुझे, तो मैं किस प्रकार से वो निकाल सकता हूँ, उसके लिए मेरी एक वीडियो है जो आने वाले कुछ 1-2 दिन में मैं अपलोड करूँगा, जो हमारी क्लास की शूट की हुई वीडियो है। तो उसमें आपको मिल जाएंगे उसके प्रैक्टिकल अप्रोचेस की कैसे मैं एक पेज को 2 वर्ड्स में कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि उसके सारे जो आर्गुमेंट होते हैं उसके लिए जो एक प्रोसेस फॉलो की जाती है,
उसके साइंटिफिक रीजंस मैंने वहाँ पे बताया है कि क्यों, कहाँ, कैसा मोड लेना है, कौन से कीवर्ड्स को उठाने हैं, कैसे याद रखना है, कैसे रिविजन्स करनी है उसकी, वो सारा पैटर्न। हालांकि उसके डिटेल में आप वही वीडियो देखेंगे, अगर आपको फ्लेक्सी नोट से रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन फ्लेक्सी नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है, उसका मतलब क्या है, पहले ये मैं बताऊंगा। हम लोग जानते हैं कि मैं अगर एरिस्टोटल का एग्जाम्पल लूँ या मैं अगर इंडियन में से बुद्धिज़्म का एग्जाम्पल लूँ, तो हमें पता है कि ये कोई भी नोट्स कम से कम 20 से 25 पेजेस के होते हैं। यानी क्लास नोट्स ले लो या कोई रेफरेंस बुक ले लो, उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्लो में लिखा होता है। यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि ये जो बुक में दिया गया कंटेंट है वो अगर मैं वैसे का वैसा पढ़ लूँ तो शायद मेरे आंसर बहुत बेहतरीन आएंगे। एक बात आप ध्यान में रखिए कि हमको ये जो एग्जीक्यूट करना है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। फिलोसॉफी के कई सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टॉपिक पे आता है बिकॉज उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वोकैबलरी वो रेफर नहीं करते समय दर समय, और उसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ऐसा लगता है मेरी जो स्क्रिप्ट बनी है या जो मैंने बनाया है ये सब कंटेंट, वो मैं उस प्रॉपर फॉर्मेट में उतार पाऊंगा या नहीं। हम ये एडमिट कर सकते हैं इस बात को कि यूपीएससी इस बारे में बायस्ड है टोटली, क्योंकि जो जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, उम्दा है, कॉन्वेंट से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं, उनकी इंग्लिश आपसे डेफिनेटली थोड़ी बेहतरीन हो सकती है। जो हिंदी मीडियम से आए हैं, सेमी हिंदी या ऐसे कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेज से, फ़र्क यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ट्रस्ट मी। बिकॉज आप जब एक्सप्रेस करते हो उस पर्टिकुलर कंटेंट को, तो एक्सप्रेस करते समय आपको जो बोलना होता है उसके लिए जो इंग्लिश की एक प्रेजेंटेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, वो आप मिस करते हो कहीं ना कहीं पे। इसलिए भले ही आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो बहुत अच्छे से आता होगा, यानी अगर मैं आपको क्वेरीज पूछूं तो आप कहोगे यार मुझे तो ये सब इसके आंसर्स पता है, यू वोंट फाइंड एट ऑल डिफिकल्ट इन आंसरिंग दोज क्वेरीज। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग स्किल्स, वहां पे आपको इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल को आप अलग से प्रिपरेशन करते रहिए, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर विल हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग दैट। लेकिन मैंने जो एक्सप्रेशन की ये बात की कम्युनिकेशन स्किल की, उसका और फ्लेक्सी नोट्स का क्या रिलेशन है। यूजुअली स्टूडेंट जब क्लास नोट्स पढ़ते हैं उसमें से जब नोट्स निकालते हैं, ये फ्लेक्सी नोट्स की जब बात कर रहा हूँ मैं, तो एक पेज में बहुत सारा कंटेंट दिया है एग्जाम्पल, और उसको एक फ्लो में आप पढ़ रहे हो तो आपको एक फ्लो समझ में आ गया। लेकिन ये करते करते जब आपकी उसकी एक दो बार रिवीजन हो जाएगी, आपको कंटेंट पक्का समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें फिलोसॉफी का रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या मैं लिख सकता हूँ। कभी कुछ एप्रिसिएशन होता है, कभी कुछ क्रिटिसिज्म होता है, कभी किसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ये जो एक अलग अलग वेराइटी होती है ना किसी कंटेंट में, उसको आप कैसे देखते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो उस पेज में फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन अगर दिया है या कुछ थ्योरी दी है तो उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। थ्योरी दी है तो उसकी डेफिनेशन होगी, उसका एग्जैक्टली जो इंट्रोडक्शन है वो होगा। अगर आप उसको पूरी डेफिनेशन अगर अपने ये फ्लेक्सी नोट्स में लिखोगे, मैं अगर एग्जांपल दूं तो प्रतीत्य समुत्पाद, ये बुद्धिज्म में आप पढ़ते हो कॉजल थ्योरी, जब आप प्रतीत्य समुत्पाद का हेडिंग देते हो अपने क्लास के नोट्स में या फ्लेक्सी नोट्स में, जो कि कुछ एक छोटा सा, आपने कभी एक पैड देखा होगा जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं कई बार, या कई सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग निकालने में ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, वो एक लगभग 100-150 पेजेस का एक होता है, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अगर उस पूरे एक नोट पैड में आप अगर पूरा अपना ऑप्शनल बिठा पाए, ये सबसे बड़ा सक्सेस होता है आपका, और मैं उसी को फ्लेक्सी नोट्स कहता हूँ। नाउ ये जो मैंने कंटेंट की बात की थी, तो प्रतीत्य समुत्पाद आप टाइटल दोगे, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद पूरा लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद आपको एक बार पढ़ना हो गया है, कंटेंट आपने रिवाइज कर लिया है। फ्लेक्सी नोट्स ये थोड़ा सा अलग एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है, एक्सटेंडेड मैं कहूँगा एक मैकेनिज्म है जो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। एट द एंड जब आप मेंस लिखने जाते हो, मानो कल सुबह आपका मेंस का पेपर है, सबसे हेल्पफुल आपको फ्लेक्सी नोट्स रहेंगे अगर इसकी आदत आपने बनाई है तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। लेकिन ये नहीं सोचना है कि मैं फ्लेक्सी नोट्स बना के उसको एंड में ही रिवाइज करूंगा बिफोर 2-3 डेज ऑफ माई मेंस एग्जाम। इसको थोड़ा सा आपने अपने साइड में रखना है। डेली इसको कुछ ना कुछ जो कंटेंट आप जैसे रिवाइज करते रहते हो, बैठे बैठे सोचते रहते हो कि मुझे प्रतीत्य समुत्पाद का सब कुछ याद आ रहा है क्या, तो वो सारे फ्लेक्सी पॉइंट्स को रिवाइज करना, उसके साथ साथ उसका कंटेंट भी याद आना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद पूरा ना लिखे,
वहाँ पे आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो, PTSP, प्रत्युत्तर समुत्पाद। PTSP लिख लिया, समझ में आ गया कि ये प्रत्युत्तर समुत्पाद है, जगह कम होगी। उसके बाद जब उसका एक्सप्लेनेशन दोगे तो पहले लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी DEF के ऊपर N। इससे क्या होगा कि आप पूरी डेफिनेशन नहीं लिखते बैठोगे, या वो थ्योरी क्या है लिखते नहीं बैठोगे, उसके लिए जो स्पेस लगने वाली है वो नहीं यूटिलाइज होगी। अगर आप डेफिनेशन ही लिख रहे हो फिर से पूरी की पूरी, तो ट्रस्ट मी आप दूसरा बुक लिख रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग द फ्लेक्सी नोट्स। सो द इंटेंशन इज वेरी क्लियर गाइस। यहां पे हमें क्या करना है कि डेफिनेशन वहां पे सिर्फ एक वर्ड लिखना है, सो दैट मुझे ये पता चले जब भी मैं प्रत्युत्तर समुत्पाद रिवाइज करूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड उसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज हो जानी चाहिए। ये सिर्फ क्लिक करने वाले पॉइंट्स मैं आपको फ्लेक्सी नोट्स के फॉर्मेट में बता रहा हूं। लेकिन अगर डेफिनेशन जब आप DEF लिखोगे, डैश करोगे, उसके अंदर डेफिनेशन में अगर ऐसा कुछ कीवर्ड है जो आपको लगता है कि मैंने अपने नोट्स में लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये कीवर्ड अगर मेरे आंसर में आता है तो शायद बहुत अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, तो वो जो कीवर्ड होगा, नॉट अ स्टेटमेंट अगेन, वो जो कीवर्ड होगा बस आप उसको वहां पे लिख दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये, जिसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं उन्हीं के लिए ये सब सजेस्ट कर रहा हूँ। फाइनली, डोंट कंसिडर दिस वीडियो फॉर द बिगिनर्स। जो अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादातर महत्वपूर्ण तब होगा जब कम से कम एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो देखो आप डेफिनेटली, तब आपको बहुत यूटिलाइज होगा। लेकिन फर्स्ट डे से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचो प्लीज़, बिकॉज आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने के लिए, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द सिलेबस आने के लिए थोड़ा समय लगने वाला है। सो नाउ ये जो मैं बता रहा था कि प्रत्युत्तर समुत्पाद डेफिनेशन, उसका कीवर्ड, वो कीवर्ड आने दो वहां पे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रत्युत्तर समुत्पाद ऑब्लिक कॉजेशन थ्योरी, ऑब्लिक ये, ऑब्लिक वो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन थ्योरी आनी चाहिए वहां पे। अगर आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से याद होती है, थ्योरी अच्छे से पता है क्या है, नॉट जस्ट शॉर्टकट इन द माइंड कि हाँ प्रत्युत्तर समुत्पाद यानी वो, नॉट दैट वे। डेफिनेशन, प्रत्युत्तर समुत्पाद इज अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म इज द कॉजल थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये कीवर्ड मुझे नजर आ रहा है, मैं अगर उसको लिख दूं वहां पे, तो मैं अपने आंसर लिखते वक्त जब भी डेफिनेशन लिखूंगा तब मुझे पता है कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन मुझे लिखना ही है। ये हो गया उसका कीवर्ड, बस उतना ही लिखना है। अगर उसके बाद कोई एग्जाम्पल दिया होगा तो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ EG लिखो और उसके बाद में आप वहां पे एक वर्ड लिखो जिससे आपको पूरी थ्योरी याद आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल अगर दूं तो प्लेटो में हम लिखते हैं मेटाफर, तो मेटाफर लिखने के बाद केव थ्योरी लिखने के बाद हो गया, उसकी कोई भी ये थ्योरी हमको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। या फिर आप बुद्धिज्म में देख लो तो जो 12 लिंक्स ऑफ कॉजल रिलेशंस की हम बात करते हैं, वो 12 लिंक्स कोई नहीं पूछता, या कहीं पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सारे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फैक्चुअल डेटा का ट्विस्ट कहाँ होता है, कहाँ पे वो जो पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन एक टर्न ले रहा है, अगर वो पॉइंट्स आपके इस फ्लेक्सी नोट्स में आते हैं, ऐसे हर टॉपिक का पेपर 1, पेपर 2 दोनों के ऐसे फ्लेक्सी नोट्स अगर आपने बनाए तो ट्रस्ट मी, आपको साइकोलॉजिकल जो एक बर्डन होता है हर स्टूडेंट के माइंड में कि मेंस क्लोज हो रही है, अभी धीरे धीरे दिन एक एक जा रहा है, मेरे पास में कुछ पक्के बहुत कम दिन है, क्योंकि एंड के 10 दिन तो 15 दिन तो मैं रिवीजन में ही दूंगा, तो नया प्रिपरेशन सिर्फ करंट अफेयर्स में होने वाला है, और वैसे भी वहीं से क्वेश्चन आते नहीं तो हम पुराना ही रिवाइज करते हैं। इन सब में स्टूडेंट के माइंड पे GS का सिलेबस 1 2 3 4, ऐसे का पैटर्न, उसके बनाए हुए कोड्स, उसका बनाया हुआ उसने कुछ अपना एक तरीका होता है स्टूडेंट का, वो सब, एंड अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑप्शनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये एक बर्डनसम फील होने लगता है कि इतना सारा कंटेंट मैं कैसे रिवाइज करूं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी के वजह से ही मेंस के एग्जाम में टेम्परामेंट लॉस हो जाता है, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और जो उनको आता है ना वो भी लिखना नहीं आता वहां पे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो ये एंग्जाइटी, टेम्परामेंट लॉस, इस चक्कर में अगर नहीं पढ़ना है, इससे बाहर आना चाहते हो और एक ऐसा पक्का प्रिपरेशन करना चाहते हो जो कि आपको एंड में सारा का सारा रिवीजन टाइम पे भी कंप्लीट करा दे, प्लस कॉन्फिडेंस भी गेन करा दे, प्लस फैक्चुअली सारी डेटा आपको टाइम पे याद आए, अगर ये प्रोसेस में एंटर करना है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट। अब इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मैंने जब फोन पे किसी की काउंसलिंग करता हूं तो ये ऐसे रिप्लाई मुझे आते हैं कि
सर एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो क्लास नोट्स के जो साइड में स्पेस है ना, थोड़ी वाइट स्पेस होती है, वो मैं वहीं पे लिख दूँ उसको शॉर्ट में, नहीं क्या एक वर्ड में पूरा पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ सर। ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है वो करने में, लेकिन एक बात बोलता हूँ मैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि चलो यार कल सुबह फिलोसॉफी का पेपर है और आज रात में मैं पूरा सिलेबस एक बार देख लूँ, तो जब आप वो बुक पकड़ोगे ना, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 यानी वेस्टर्न एंड इंडियन, तो कहे तो दो इंडियन, वेस्टर्न और इंडियन की दो बुकलेट जो आपने फ्लेक्सी नोट्स के अनुसार जो आपने वाइट गैप में जो लिखा है उसको आप रेफर करने जाओगे ना, तो आपके माइंड में ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ट्रस्ट मी। मैं कोई एक्सपीरियंस से ही ये सब बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे हाथ में कोई बुक आती है, अगर वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो मुझे अननेसेसरीली एक समय का कैलकुलेशन होने शुरू हो जाता है कि अगर मैं इतने नोट्स खाना खाने के बाद रिवाइज अगर करना चाहूँ तो समय कितना है। अगर मैं 10 बजे 11 बजे तक सोने का प्लान करता हूँ, रात को ज़्यादातर लेट नाइट हम सोते नहीं है ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तो मुझे ये 2 घंटे में होगा क्या फिनिश। फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कुछ पॉइंट अगर मिस हो गए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, फिर हम वो फिर से पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें समय जाता है। ट्रस्ट मी, दिस हैपन्स विद एवरीवन। ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे एग्जीक्यूट होने वाली चीज़ें हैं जो कभी कभी हम खुद से एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए सजेशन ये है मेरा, अगर आप इस नोट्स को बनाने की आदत लगाते हो, चाहे इस मेंस में आपको वो सब रिटेन होगा एग्जाम में या आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इन द कमिंग एग्जाम, इन द कमिंग मेंस आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर एक फिलोसोफर का ऐसा फ्लेक्सी नोट्स बनाने के लिए कितना समय लगता है। जैसे मैं जो हमारी एक क्लास की वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, वी हैव टेकन अ एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिज्म, उसके क्लास नोट्स को जो मैंने हम कुछ 6 या 7 पेजेस का ही हमने एक ट्रायल लिया था, सो दैट वो स्टूडेंट को समझ में आया कि करना क्या है। तो हमने 7 पेजेस को सिर्फ लगभग 4 या 5 लाइन में न्यूट्रलाइज किया था। तो 7 पेजेस को सिर्फ 3 या 4 या 5 लाइन में आपने अगर न्यूट्रलाइज किया है, फ्लेक्सी नोट्स उसके निकाले हैं, तो उसका बर्डन अभी आपको आएगा ही नहीं। ये कैसे करना है उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप वो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसमें बहुत डिटेल से मैंने हर एक पेज को, उसके कंटेंट को पढ़ के, देख के, उससे फिर कैसे वो फ्लेक्सी नोट्स निकाले जा सकते हैं, वो सब एक्सप्लेनेशन वहाँ किया है, तो प्लीज़ उसको देख लेना है उस रेफरेंस के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, कि सर मैं अगर ये करूँ तो कितना समय लगेगा। देखिए, हमने कल 1 घंटे में यानी इन 1 आवर ऑफ अ लेक्चर वी हैव कंक्लूडेड 7 पेजेस ऑफ अ नोट्स। वो भी मैं एक्सप्लेन करते करते कर रहा था, बिकॉज स्टूडेंट को समझाना था, तो वो उसके एक्सटेंशन में थोड़ा सा समय चला गया, 1 घंटा लगा। लेकिन माई अजम्पशन इज दैट इफ यू गो विद द स्पीड ऑफ दिस और विद दी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इफ यू ऑलरेडी हैव, अगर नहीं है तो फिर से उसको 10 बार पहले पढ़ लो। ट्रस्ट मी, ये नोट्स निकालने के पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए पहले उसको देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, क्या क्या उसके पॉइंट्स है, हाईलाइट करने वाले सब देख लो आप, उसके बाद में फिर बैठना है। 1 घंटे में हो जाएगा आपका एक फिलोसोफर, 1 घंटा। इन 1 आवर यू कैन फिनिश 1 फिलोसोफर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 एक्सरसाइज। अगर 1 घंटे में एक फिलोसोफर हो रहा है तो कैलकुलेट करिए कि इंडियन फिलोसोफर्स कितने हैं, लगभग 11 है, या और 2-3 ऐड हो गए नए तो। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न में जाते तो लगभग 20-22 है। इतने सारे वेस्टर्न फिलोसोफर, इतने सारे इंडियन फिलोसोफर्स, 1 घंटा अगर आप दोगे तो सोचिए कि ये मंथ एंड तक आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस कंसिस्टेंस से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये मंथ एंड तक आपके वैसे फ्लेक्सी नोट्स रेडी रहेंगे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये मत समझो कि सर ये फिर से करना पड़ेगा और मेरा टाइम जाएगा, उससे बेटर है मैं इसको छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। प्लीज़ ये मत सोचो कि और कर लेता हूँ, और करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप टॉपर के आंसर देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टॉपर के आंसर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार ये कंटेंट तो मुझे भी पता है, तो उसने स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार बराबर उतना ही कैसे लिखा है, और उसने इतने सारे फैक्चुअल डेटा भी डाले हैं और ऐसा कुछ यूनिक सा आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा लिखा है उसने, बट नॉट सो ग्रेट। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड प्रिपरेशन हमको उसका आइडिया नहीं होता है कि उसने किस तरीके से पूरा का पूरा प्रिपरेशन एक छोटे से ब्रैकेट में लाके रखा है। देयर वॉज वन स्टूडेंट, आई थिंक वो अभी आईईएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में है। उसने लगभग 4 साल से
उसका एक एक सब्जेक्ट जो था, उसको एक एक सब्जेक्ट को वो जो मैंने एक नोट पैड वाला जो एक मैंने बुकलेट कहा था, जो एक 50-60 पेजेस या 100 पेजेस का कुछ होता है, हर सब्जेक्ट को उसने उस नोट पैड में कन्वर्ट करके रखा था और इतना छोटा 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 लिख के रखा था कि उसको लगा कि यार ये सब मैं अगर 1 घंटे में रिवाइज करना चाहूँ ना तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट मैं 1 घंटे में रिवाइज कर सकता हूँ। This is the beauty of a preparation. It is a skill, guys. If you learn that skill, if you gain that skill, if you are not learned, I mean not aware of, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर मेहनत की तो डेफिनेटली आपको भी वो आ जाएगा। उसने हर सब्जेक्ट को उस छोटे नोटपैड के जो 20-25 या 50-100 जो पेजेस थे उसमें कन्वर्ट किया, उसी को रिवाइज करते रहा। 4 साल लगे उसको, क्योंकि उसका बहुत कुछ और भी चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद उसको डायरेक्ट उसकी पोस्ट मिली इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। कहने का तात्पर्य यह है, हमें ऐसा लगता है कि इससे क्या ही होगा, हम अपने जो आदत हमको पड़ी है, जो हैबिट हमने लगाई है, हमें नॉलेज की भूख होती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो डूइंग दीज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग्स दैट आर रियली यूटिलाइजेबल इन द एग्जाम हॉल, वो करना छोड़ के वो नॉलेज कहेंगे, वो कहीं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई पीडीएफ ही पढ़ते रहेंगे या उसका कोई वेबसाइट ही 10 बार चेक करते रहेंगे, एनपीटीएल के वीडियो ही रैंडमली देखते रहेंगे। उनको लगता है मेरे और कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर हो। आप ऑब्जर्व करिए, बुद्धिज्म ले लो, जो जेन्युइन टॉपिक्स हर साल आते हैं गाइस, उसमें से जितने सवाल हर साल पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं। लेकिन हमारा साइकोलॉजी क्या करता है कि हमको सिर्फ रेयरेस्ट क्वेश्चन पे फोकस करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इसको टच कैसे करूंगा मैं, मुझे अगर इस लेवल का प्रिपरेशन करना है, ये जो टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं उस लेवल का प्रिपरेशन अगर मुझे करना है तो मैं किस प्रकार से करूंगा। देखो ये सब ना हमारे बहाने हैं ये ना करने के, और इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, मुझे नहीं या किसी और को नहीं, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को। ये बात कभी बैक ऑफ द माइंड रखिए। इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज अबाउट द स्किल, इट इज अबाउट द हार्ड वर्क, स्किल्ड हार्ड वर्क। अगर ये स्किल को आप अपनाते हो, इसको प्रैक्टिस में लाते हो, ट्रस्ट मी गाइस, आपको फिलोसॉफी ऑप्शनल का डर लगना बंद हो जाएगा। मैं फिलोसॉफी ऑप्शनल नहीं, पूरे जीएस की बात कर रहा हूँ। यू कैन यूटिलाइज इन जीएस एज वेल। आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कुछ रेयरेस्ट फैक्ट्स को कलेक्ट करने के चक्कर में जो रेगुलर स्टेटमेंट्स है उसको भूल जाते हैं। उनको लगता है मैं वो रेयर चीज लिखूंगा, इंप्रेसिव फ्लावरी आंसर लिखूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये मैं सब इसलिए ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं आप सबको, बिकॉज सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। मेंस में इतना डेटा एट अ टाइम रिटेन करके याद रख के आपके रिवीजन पैटर्न में वो बैठा रहे, उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हो, ऐसे नोट्स। इसका रिवीजन पैटर्न कैसे रखें, अभी सेकंड पॉइंट, मैं सेकंड स्टेप पे नहीं गया हूं प्रोसेस के, मैं सेकंड पॉइंट यानी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा हूं कि आपने मानो आज 1 घंटे में बुद्धिज्म के ये फ्लेक्सी नोट्स निकाले हैं, जो कि लगभग इतने साइज में फिट हो चुके हैं, बस इतनी ही साइज में पूरा बुद्धिज्म, ठीक है, ट्रस्ट मी इतना हो सकता है। या फिर जो नोट पैड की मैंने बात की उसका एक पेज, बस दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पेज, फ्रंट बैक नहीं, उसका एक साइड का पेज जो है उसमें आपने बुद्धिज्म निकाल दिया, 1 घंटे में आपका ये काम हो चुका है। ओके, नाउ बहुत छोटे छोटे हैंडराइटिंग निकालने हैं सो दैट वो जगह जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। नाउ आपने ये निकाल लिए, नाउ अंडरस्टैंड दैट ये फ्लेक्सी नोट्स जब आप ऐसे लिखते हो कीवर्ड्स, जैसे मैंने डेफिनेशन कहा, पीटीएसपी कहा या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा, ये जो कीवर्ड्स आप लिखते जाते हो ना, तो आपको वो बैठ के रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स निकाल दिए बस अब 10 दिन बाद देखूंगा। अगर आप ऐसे करोगे 10 दिन बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। तो उसके लिए क्या करना है, मिनिमम 3 डेज के लिए, जो आज एग्जाम्पल बुद्धिज्म के आपने नोट्स निकाले उसको आने वाले 3 दिन तक रिवाइज करना है अच्छे से बैठ के, कि मैंने इस पॉइंट को यहां क्यों लिखा। मैंने सिड का एग्जाम्पल अगर लिखा है तो व्हाट डज इट मीन, कर्मा थेरी से लिंक्ड है, सिड के 2 प्रकार गौतम बुद्धा ने बताया है, वो है, उसके बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं सीड के 2 एग्जाम्पल कौन से हैं, एक बैरन सीड है, एक प्रोडक्टिव सीड है, उससे क्या रिलेशन निर्वाणा का है। लेकिन आपने नोट्स में कौन सा वर्ड लिखा, सिर्फ सीड।
एक सिड को जब आप देखते हो पूरे अपने नोट्स में कि आपने कहीं तो सिड लिखा हुआ है, इससे आपको कर्मा थ्योरी याद आनी चाहिए, इससे आपको उसके 2 प्रकार के सिड्स याद आने चाहिए, इससे निर्वाणा कैसे लिंक होता है याद आना चाहिए, ये सब कुछ रिटेन होना चाहिए, तब वो सिड का जो आप एक वर्ड लिखते हो वहां पे याद आएगा एग्जाम में। ये सिर्फ 3 दिन तक करो आप। अगर ज्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आप सही में आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन मिनिमम अगर 3 दिन भी करोगे ना तो ये सिड क्यों लिखा है ये आने वाले 10 दिन क्या मेंस के दिन भी डायरेक्टली अगर देखो ना फिर भी याद रहेगा। सो अगर आपने 2 फिलोसोफर्स लिखे हैं सेम 3 दिन तक रिवाइज, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने शायद कोई दूसरा फिलोसोफर पकड़ा, उनको लिखा आपने, अगेन 3 डेज रिवीजन ऑफ इट, फिर पिछला भी आएगा उसके साथ। क्योंकि जैसे आपने मंडे को अगर आपने बुद्धिज्म लिखा और मंडे को ही आपने जैनिज्म लिखा, उसके शाम में रात में सोने के पहले आप वो रिवाइज करोगे, ये सबका कीवर्ड और क्यों लिखे उसका पूरा पैटर्न आप आंखें बंद करके रिवाइज करोगे अच्छे से, मन से अच्छा हो जाएगा वो। नेक्स्ट डे आपने थर्ड टॉपिक लिया, मानो चारवा का लिया या कोई और लिया, सांख्या योगा जो भी है, और आपने उसके भी नोट्स निकाले, लेकिन उसके इवनिंग में ये नहीं भूलना कि मैंने कल बुद्धिज्म जैनिज्म के नोट्स निकाले हैं तो मुझे आज इन दोनों को रिवाइज करना है, क्योंकि उसके 3 रिविजन्स होने बाकी है। तो उस दिन क्या होगा, ट्यूसडे को पहले बुद्धिज्म जैनिज्म रिवाइज होगा, उसके गैप में जो सुबह आपने सांख्या या योगा जो भी आपने 2 फिलोसोफर या 1 फिलोसोफर का नोट्स निकाला है फिर उसका रिवीजन होगा। ऐसे पर डे के अनुसार अगर एक दिन में मैं एक ऐसा एक स्टैंडर्ड अज्यूम मैं कर रहा हूं तो एक दिन में एक, तो वो 3 दिन चलेगा, 3 दिन बाद वो रुक जाएगा, पिछला कंटिन्यू होते रहेगा। इस प्रकार से आपको वो जब तक पूरा सिलेबस फ्लेक्सी नोट्स नहीं बनता कंटिन्यूअसली करते रहना है। और मीनवाइल जब भी आप जीएस से थोड़ा ब्रेक लेते हो और ऑप्शनल का सोचते हो तो बस इतना ही सोचना है कि मैंने शायद 20-25 दिन पहले आपने अगर डायरी बनाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको कि मैंने इस दिन में ये नोट्स बनाए एक्सेट्रा, या कैलेंडर पे लिखोगे तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। कैलेंडर आप देखोगे या डायरी देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑन द 28th of October मैंने बुद्धिज्म पे नोट्स बनाए थे। सो 28, 29 एंड 30 3 दिन मैंने उसको रिवाइज किया था। अब आज है 15th of November, तो 15th of November को अगर मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा डाउट मन में, थोड़ा सा भी डाउट अगर आता है, इमीडिएटली रेफर करना है, इमीडिएटली जाना है, बिकॉज आपको उसका कोई पेन नहीं होगा, आपको बस वो नोट्स हाथ में पकड़े रखने हैं और बस उसको देखना है और अपने मन ही मन में उसके अलग अलग पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। ये एक प्रोसेस में विदाउट एनी टेम्परामेंटल लॉस, एंग्जाइटी, प्रेशर, ये कुछ नहीं होता है। इसमें बस एक ही काम होता है, फ्लो में सब कुछ होते रहता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंटेंट को आपने बहुत ही मिनिमल बना के रख दिया है, क्योंकि आपने बाहरी बुक के नोट्स के कंटेंट को दिमाग में रखा है और बाहर उसको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कहते हैं जिसको हम, वो ट्रिगर्स बस आपने नोट्स में सही तरीके से लिखे हैं। इसीलिए ये फ्लेक्सी नोट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर हम उसको निकालते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन का एक टेम्पो है वो बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको पता है रिवीजन के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो गाइज ये थी स्टेप 1। जो बहुत सारे टॉपर्स के आप आंसर देखते हो ना, वो यही मेथड अपनाते हैं, आप देख लो, वेरीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। नाउ ये थी स्टेप 1 जिसमें आपको फ्लेक्सी नोट्स निकालने हैं। मानो अभी हम अज्यूम करते हैं कि आपका वो सब कंटेंट, पूरा सिलेबस आपने फ्लेक्सी नोट्स में कन्वर्ट कर लिया, 4 बुकलेट बने छोटे छोटे नोटपैड के साइज के, और आपने उसका हर एक सेक्शन उसमें कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। नाउ पहली स्टेप ये थी। सेकंड स्टेप जो है बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, वो जो आगे के प्रोसेस के लिए इंप्लीमेंट होनी चाहिए। सेकंड स्टेप जो है जहां पे आपको क्वेश्चन पेपर एंड द डेटा इन योर नोट्स, जो आपने फ्लेक्सी नोट्स बनाए हैं उस फ्लेक्सी नोट्स का जो डेटा है क्वेश्चन के अनुसार फिक्स बैठता है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्वेश्चंस की डिमांड समझनी आनी चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ये जो एस्ट्रोनॉमी की एक जो जिसको हम सर्च कहते हैं या उसका जो जवाब ढूंढ के निकाला है,
या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग पढ़ाई, ये ऑब्जर्वेशन, ये अलग अलग रीतियाँ रिवाजें, कल्चर, संस्कृति, ये सब जो डेवलप हुआ है ये ऑब्जर्वेशन से ही हुआ है। अदरवाइज हम तो ये जानते हैं कि कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन के पहले कई सारे यूरोपियन ये मानते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, अगर आप होराइजन पे जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। उसके उसी वक्त जब ये सिविलाइजेशन में ऐसी कुछ बातें होती थी तब भारत में भूगोल नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन का महत्व यूपीएससी में भी उतना ही है जितना हमारे लाइफ में है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद या क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी डिमांड, उसकी नस समझ में आती है, ये मैं बाद में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आपने पहले 10 बार उस नोट्स को रिवाइज किया, फिर फ्लेक्सी नोट्स बनाए, फ्लेक्सी नोट्स को 3 बार रिवाइज किया, पक्का हो चुका है माइंड में। देन यू गेन दैट कॉन्फिडेंस ऑन द पर्टिकुलर फिलोसॉफी। फिर क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे पास जो डेटा है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो फ्लो में है, टॉपिक है, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है, क्रिटिसिज्म है, इस फ्लो में है वो, राइट। अब इसके बाद लेकिन मुझे क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा जाता है, कई तो क्षणिकवाद, प्रतीत समुत्पाद आर लॉजिकल कोरोलेटी ईच अदर। अरे मेरे पास प्रतीत समुत्पाद के अलग से नोट्स है, क्षणिकवाद के अलग से नोट्स है, और जब मैं इन दोनों के बारे में ऐसा कुछ लॉजिकल कोरोलरी वाला क्वेश्चन आता है तो मैं उसको लिखूं कैसे। यहां से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। फिर आपको वो जो फ्लेक्सी नोट्स आपने बनाए हैं उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। फिर यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कैंडिडेट को। वो अगर सोचेगा कि मैं ये डेटा उठा के यहाँ पेस्ट करूँ, ये उठा के वहाँ पेस्ट करूँ, उसको कभी नहीं जमेगा ये सब। रीजंस, प्रतीत समुत्पाद, हर चीज डिपेंडेंट है उसके प्रीवियस सक्सीडिंग कॉज के ऊपर। थ्योरी ऑफ अ कॉजल डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अगर मैं इस भाषा में बात करता हूं तो मुझे पता है कि एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तीसरे में कन्वर्ट हो रही है, ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू डी। लेकिन ये सब जब हो रहा है तो ए का अस्तित्व कहाँ है? जब बी सी में कन्वर्ट हुआ तो बी का अस्तित्व कहाँ गया? खुद से ऐसे रेगुलर जो हम डे टू डे भाषा में बात करते हैं ना, वैसे सवाल खुद को पूछने हैं, अपने आप जवाब मिल जाएगा कि ए का अस्तित्व भी क्षणिक है, बी का अस्तित्व भी क्षणिक है। अपने आप जवाब मिला, क्षणिकवाद लॉजिकल कोरोलरी कॉजल थ्योरी से ही निकलती है। अब ये हो गया पहले अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। अब इसको स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, अब इसको मुझे स्टेटमेंट में उतारना है। पहले क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं, इसका फ्रेमवर्क डिजाइन करना है। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी, फ्रेमवर्क डिजाइनिंग। एक बात याद रखिए, ये फ्रेमवर्क डिजाइनिंग की जो बात मैं कर रहा हूं यहां पे, ये कोई प्रोटोटाइप बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मुझे पूछते हैं कि सर ये मेरा बुद्धिज्म लिखने के लिए ये फिक्स इंट्रोडक्शन है, ये फिक्स कंक्लूजन है, ये पैटर्न में मैं बनाऊंगा, बस सर फिक्स है अपना। ऐसा कभी नहीं होता। फ्रेमवर्क की बात मैं जब कर रहा हूं इसका मतलब मेरा यह है कहने का कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसकी फ्रेमवर्क आपने कैसे बनाई है। मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया, प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, लॉजिकल कोरिलेट टू ईच अदर, इसके लिए वो फ्रेमवर्क बनेगा। ऐसे हर सवाल के लिए सिर्फ दिमाग में फ्रेमवर्क्स बनाने हैं। समय दर समय अगर आपको टाइम मिलता है तो एक आधा आंसर लिख के भी देखना है। मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइंड में फ्रेमवर्क डिजाइन करने की बात कर रहा हूं। इसको समझ लो आप। फ्रेमवर्क जैसे ही डिजाइन हो जाएगा आपका, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा मैं इस पैटर्न में लिखता हूं। वेरीफाई करोगे किसी मेंटर को दिखा के, वो कहेगा अच्छा लिखा है, फ्लो है, ये डालो कंटेंट या हटा दो, वर्ड लिमिट ज़्यादा है कम है, जो भी है, फिर वो आपको उस मेंटर के अनुसार थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। बट एटलीस्ट यू गॉट ना, फ्रेमवर्क डिजाइन किया ना आपने। नाउ फ्रेमवर्क डिजाइन होने के बाद आपने कभी तो वीक में एक आध दो आंसर पक्के लिखने हैं। स्टूडेंट कहेंगे कि सर एक आध दो आंसर वीक में, ये तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। आऊँगा, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा जब आपको आपकी उंगलियां टूटेगी। बिल्कुल, आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी उंगलियां ऐसी मोटी मोटी हो जानी चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए यार, किसी भी चीज़ के लिए ना घाई मत करिए एकदम। डोंट बी इन हरी ऑफ डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। हर चीज़ का एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, फ्लो में जाता है। प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था, प्रोसेस से होने दो ना। पहले आपका मटेरियल कंसोलिडेट होने दो, आप उसके बारे में बहुत फैमिलियर हो जाने दो, फिर आएगा अपने आप। कम्युनिकेशन स्किल भी मोल्ड हो जाती है तब तक। नाउ
ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसके लिए मोस्ट क्रूशियल थिंग इज टू बी एबल टू ऑब्जर्व द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन पेपर मैंने जब कहा था ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन ही लो, ना मेरे क्लास टेस्ट सीरीज के ना किसी और के क्लास टेस्ट सीरीज से, ये सिंपल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करो, उसकी डिमांड ऑब्जर्व करो, आपके पकड़ में आ रही है क्या, बस इतना आपने देखना है। ये है डिजाइनिंग द फ्रेमवर्क सेकंड स्टेप। एंड नाउ द थर्ड स्टेप। ये जो थर्ड स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, ये मेंस अपियरिंग स्टूडेंट के लिए, अगर दे आर अपियरिंग फॉर दिस ईयर और एनी आगे की अगर मैं बात करूं 2022 3 जो भी है, थर्ड स्टेप जो होगी वो है ओनली आंसर राइटिंग। थ्री आवर्स 7.5 minutes फॉर ईच क्वेश्चन। बिकॉज आपने फ्रेमवर्क बनाई है, थोड़ा सा आपने ट्राई किया कि मेरे आंसर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन बैठते हैं, यानी ये सब मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद आता है सही समय, नेट प्रैक्टिस। ये शुरू होनी चाहिए लगभग 20 days बिफोर द मेंस एग्जाम। आपकी जब भी मेंस होगी, मेंस के 20 दिन पहले आपने इस प्रैक्टिस के लिए पक्का बैठ जाना है। चाहे दिल्ली जाना है दिल्ली चले जाओ, या आपको कोई ऑनलाइन मेंटरशिप मिलता है वहां पे ज्वाइन करो, या जैसे भी मैं कहूँगा रियल टाइम एनवायरनमेंट में जाके बैठना शुरू करो। घर से बाहर, अपने रूम के बाहर, स्टडी रूम के भी बाहर, जिस भी पर्टिकुलर ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है वहाँ पे जाके बैठना है। 20 days के लिए कंटिन्यूअस हर दिन 3 घंटा लिखना है। नाउ इट इज अप टू योर प्रायोरिटी कि हफ्ते के 3 दिन में से 7 days में से मैं अगर 3 दिन जो है मैं ऑप्शनल के आंसर लिखूँ तो 3 घंटा बैठ के ऑप्शनल के आंसर लिखने हैं, नहीं एक्सक्यूज मी, नहीं तो आपने जीएस का प्रैक्टिस पैरेलली होते ही रहता है, वो आपने करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होके रहेंगे, सिलेबस कवर होके रहेगा, फ्लेक्सी नोट्स आपके हाथ में रहेंगे। आप अगर आज सोचते हो कि मैं आज 3 घंटे सिर्फ इंडियन के पेपर्स लिखूं, इंडियन का ही पेपर लिखूं, जो भी अब टेस्ट सीरीज का पैटर्न जैसे होगा, फुल लेंथ लिखूं, या मैं अभी 20 days के लिए सिर्फ फुल लेंथ लिखना चाहता हूं, वो तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी, ट्रस्ट मी। कभी भी ये मत सोचो कि सर पहले सेक्शन ए भी बहुत अच्छा कर लेता हो, फिर बी अच्छा कर लेता हो, फिर पेपर 2 का सेक्शन ए, फिर ऐसे मत करो प्लीज। इससे अल्टीमेटली हम सिर्फ उसको रीजन लॉजिक के बेस पे कॉम्प्लिकेट करें, दैट्स ऑल। यू आर नॉट मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव इन योर प्रिपरेशन अप्रोच। उसकी बजाय अगर आपको पूरा कम एक जैसे पेपर 1 का पूरा पेपर सेट मिलता है प्रैक्टिस के लिए, तो आज पेपर 1 दो, 2 दिन बाद पेपर 2 दो, फिर से 2 दिन बाद पेपर 1 दो, फिर से 2 दिन बाद पेपर 2 दो, एक वीक में 4 पेपर हो रहे हैं, यानी आपने 2 बार फुल लेंथ फिलोसॉफी ऑप्शनल सॉल्व किया है। इसका फायदा ये होगा गाइस, 1 वीक में आपके 4 बार रिविजन हो चुके हैं, ट्रस्ट मी। 20 days 4 weeks, 4 weeks में आपका 8 से 10 बार रिविजन होगा मिनिमम, पूरा सिलेबस आई एम टॉकिंग नाउ, बिकॉज यू हैव अ फ्लेक्सी नोट्स विथ यू। उसको जितने बार चाहो आप यूटिलाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, देख के जा सकते हो। फिर एक ही चीज बचती है, एक ही चीज, समय लगा के आंसर लिखना है और कंटेंट प्रॉपर उतरना चाहिए, दैट्स ऑल। बिकॉज यू एट द बैक योर फैक्चुअल डेटा इज वेरी मच सॉलिड। आपको पक्का पता है कि मैंने XYZ रेफरेंस बुक के सारे नोट्स निचोड़ के निकाले हैं, मुझे उसमें का कोई भी फैक्चुअल डेटा लिखने का समय आया तो याद करने की जरूरत नहीं, मेरे फ्लेक्स नोट्स में रेडी है, मैं रिवाइज करते रहता हूँ, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये जो खुद से हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है अपने ओवरऑल प्रिपरेशन में। दैट्स वाई सिंसियर रिक्वेस्ट है, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, फ्लेक्सी नोट्स, बहुत मेहनत करो, सिर्फ 20 दिन, 20 दिन में आप बहुत सारा सिलेबस पक्का कवर करोगे, ट्रस्ट मी। और ऐसे नहीं करना है कि मैं पहले नोट्स बना लेता हूं सर, फिर एक दिन है ना रिवीजन स्टार्ट करता हूं, प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि एक भी वर्ड मिस हो गया उसके लिए फिर आपको फिर से नोट्स खोलने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि यहां पे मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। यहां कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है दोस्तों कि जिसको सब कुछ याद रहता है, इंक्लूडिंग द टॉपर्स। इसीलिए तो हम देखते हैं ना 51-52% टॉपर्स को मिलते हैं।
लेकिन 51 52 भले ही हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या कितने स्टूडेंट्स को 51% मिलते हैं? कौन निकाल सकता है इतने मार्क्स? इसीलिए कोई आइडियल अप्रोच के पीछे मत भागो, प्रैक्टिकल अप्रोच के पीछे भागो। कभी भी वो आइडियल वगैरह अचीव कभी नहीं होने वाला है। अगर ये मेथड आपने अभी स्टार्ट कर दी और बाय चांस अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है या होता है और आपने मेंस लिखना है, लेकिन अगर इसका आपने पूरी कोशिश करी और एंड तक प्रैक्टिस करी और आपका बाय चांस अगर इंटरव्यू में गया और नहीं हुआ आपका एग्जाम क्रैक, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूजुअल थिंग टू हैपन विद एवरी अदर कैंडिडेट, दैट डज नॉट मीन कि वो कभी सिलेक्ट ही नहीं हो सकता। लेकिन नेक्स्ट मेंस के लिए उसका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगा गाइस। ये पहले ही मैं बताना चाहता था ये चीज़ स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ कारणवश शायद मुझे भी वो याद नहीं रही या बताना है या उसके ऊपर वीडियो बनाना है। बहुत बार मेरे खुद के काम से मुझे समय नहीं मिलता, तो ये सब आई थॉट कि अभी मेंस आने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को ये एक डर होता है, सर इतना डेटा याद कैसे रखूँ मैं, मुझे उससे ये एंग्जाइटी फील होती है कि जीएसबी है, उसके तो 4 पेपर है, वास्ट पेपर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स में ये सब टर्मिनोलॉजीज है, हिस्ट्री के इतने फैक्चुअल डेटा है, मैं सर क्या क्या करूं? अगर आप ऐसे ही खुद को सवाल करोगे तो शायद आप आईएएस बनने की सिर्फ इच्छा रखते हो, आप बनना नहीं चाहते हो। इसीलिए अगर आप बनना चाहते हो, हमें अगर वो दिन हमारे लाइफ में लाना है, ऐसा अगर आपको लगता है, स्टार्ट कर दो ये। प्रीलिम्स एक दिन का खेल है, प्रीलिम्स बस क्रैक करनी है, प्रीलिम का स्कोर कहीं पे भी काउंट नहीं होता, ये आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन मेंस में अगर एक भी मार्क कम पड़ा ना दोस्तों, आईएएस से सीधा आईआरएस पे आ जाते हो। फिर वो 1 मार्क की जंप करने के लिए पूरा 1 साल, पूरी एनर्जी, पैसा, हमारे थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ आपको फिर से देना पड़ता है 1 मार्क के लिए। ऐसे दोस्त हमने देखे हमारे, बट वो करते, उनको चाहिए रहता है आईएएस, इसलिए वो वहां तक। बट आप पहले से ही थोड़ा सा सीख लो ना। हम एक्सपीरियंसेस से सीखते जाएंगे तो फिर शायद हम जल्दी कुछ सीख नहीं पाएंगे। लोग जो सजेशंस देते हैं, जैसे हम लोग हैं जो हमने बहुत फेलियर्स फेस किए, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए, हमने एग्जाम के रियल एक्सपीरियंस को देखा है कि कितना चैलेंजिंग होता है ये सब कुछ। अगर आपका स्ट्रैटेजी पक्की नहीं है तो, स्पेशली वो लोग जो जिनको कोचिंग का थोड़ा सा फीस अफोर्ड नहीं होता है या घर पे बैठ के खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज अ गुड फॉर देम। अगर ये कर लो तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आप किसी भी कोचिंग वाले स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा आंसर लिखोगे, ट्रस्ट मी, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग है तो। कम्युनिकेशन स्किल का पॉइंट ये तीनों प्रोसेस में मैंने कहा सबसे सिग्निफिकेंट है। हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, हम अपने डे टू डे पैटर्न में बोल देते हैं कि हाँ प्रत्युत समुत्पाद, यानी ऐसा कि हर चीज़ का कोई रीज़न होता है, लेकिन मैं उसको उतना सुंदर तरीके से अगर मैं लिखूँ इंग्लिश में तो फिर इंप्रेशन गिरने वाला है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आते हैं, मैं देखता हूँ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि वो उतने प्रिपरेशन नहीं कर रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ा लैक होना ये है कि अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम ही नहीं करते। उनको लगता है सर आप सिर्फ कंटेंट बताओ ना, मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, वो देखते हैं ना सर मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द टेस्ट सीरीज, वेरी गुड फैक्चुअल डेटा, बहुत कुछ रिटेन करने की उनकी एक कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ एक वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल रहे थे ऑप्शनल में, और वो था उनकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल। बहुत बाद में पता चलता है, बहुत जब हम एनालिसिस जब करते स्टूडेंट के आंसर्स का, तब पता चलता है अरे ये थोड़ा सा इंग्लिश में वीक है। क्योंकि यूजुअली इंग्लिश में लिखते तो वो बुक्स की लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, वो अपने एक फ्लो में रहते हैं, तो हमको पकड़ में नहीं आता है। लेकिन जब हम 7-8 क्वेश्चन पेपर उनके देखते हैं तो इमिडिएटली पकड़ में आ जाता है कि इसको यहाँ पे कहना ये है बट निकल कुछ और ही रहा है। सो दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर सही में आप करना चाहते हो यूपीएससी क्रैक, आईएएस नॉट दैट इजी, रियली इट्स टफ, बट यू कैन। पहले ये विश्वास रखो, करना क्या है, ये इतना करना है, पहले स्टेप्स पे ध्यान रखो, पहली स्टेप पे मैं पूरा फोकस करूंगा, सेकंड थर्ड अपने आप हो जाएगी, ऐसे विश्वास लाओ मन में। फिर एक प्रोसेस को आपको फिनिश जैसे किया आपने, इमिडिएटली सेकंड पे जंप करना है, इससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव आप फील करोगे। सो गाइज आई थिंक आई एम डन विद दिस। बहुत सारे इसमें मैंने जो अलग अलग उसके तरीके हैं, उसके अलग अलग पैटर्न्स है, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
आई होप कि आपको ये, बिकॉज ये बहुत सारे फ़ोन्स आते थे प्रीलिम्स के बाद में कि कैसे करूँ कैसे करूँ, सो आई थॉट कि इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए मैं समय नहीं दे सकता था, तो आई थॉट कि बेटर टू मेक अ वीडियो एंड जस्ट लेट दैट गो विथ ऑल एंड एवरी स्टूडेंट। अभी कुछ ही समय में मैं अपना जो डिटेल पहला पार्ट फ्लेक्सी नोट्स कैसे निकालने हैं, एक पेज को 2-3 लाइन में कैसे लिखना है, उसके बारे में एक वीडियो है जो क्लास में हमने रिकॉर्ड की है, वो आपको मैं शेयर करूंगा। उसको एक बार देख लेना, आपको ये समझ में आएगा कि करना कैसे है उसको। So I hope guys you like the video content and the methods to be followed during your preparation. Prelims के चक्कर में ना पड़े, ये मत सोचे कि मेरा स्कोर सर कम आ रहा है मैं कैसे करूँ अभी और आगे क्या होगा वगैरह वगैरह। प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट। आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, सो जस्ट बी विद दैट। ये तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। प्रीलिम के मार्क्स आएंगे जाएंगे, अगले साल भी वही आएगी, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन अगर स्ट्रांग है तो प्रीलिम का डर या उससे रिलेटेड एंग्जाइटी वो भी नहीं रहेगी, वो भी अच्छे से आपकी निकल जाएगी। सो गाइज आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड अगर आपको सही में पसंद आती है तो उन दोस्तों तक आप ले जाइए जहाँ पे उनको सही में प्रिपरेशन करते वक्त मेंटर की ज़रूरत होती है, इस प्रकार के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नमस्कार।